हैं ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन का जो सेक्शन है, ट्रीटमेंट सेक्शन, उसको हमें आज से शुरू करना है। तो पहला टॉपिक हमने लिया है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। जाने क्या होता है थोड़ा सा इसके बारे में। जैसे इसको हम सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी भी इसको बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, कॉमनली कॉल्ड ए पिंच नर्व। जैसे कि ये एक आपकी जो हमने उसमें बताया था कि ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है और ये आपकी यहाँ से पिंच्ड हो गई है, यानी कि जो आपका ये जो डिस्क है वो थोड़ा सा बाहर निकल गया है। अगर इस पिक्चर में आप देख पा रहे हो तो इसका ये पूरा है, ये पिंच्ड हो गई है, इसको बोलते हैं पिंच नर्व। इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। अगर आप एक से एपिसोड देख रहे हैं तो आपको सब समझ में आएगा। अगर नहीं देख रहे हैं तो आप आज इसको देख लीजिए और फिर 1 से देखना शुरू कर दीजिए। ये सब यूट्यूब पे जो है ये सब वीडियोस हैं। इसमें क्या होता है, अकस व्हेन नर्व्स इन द नेक इज कंप्रेस्ड or irritated where it branches away from the spinal cord. This may cause pain that radiate into your shoulder and or arms. मतलब यहाँ पर अगर आपकी नर्व्स पिंच्ड हो जाएगी तो आपको आर्म्स में और आपके शोल्डर में पेन आ सकता है और आपको मसल्स वीक भी हो सकती हैं और नमनेस भी आ सकती है। ये सर्वाइकल के रेडियोपैथी की हम बात कर रहे हैं, रेडिकुलोपैथी की। थोड़ा और आगे चलते हैं। द सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस इज ए जनरल टर्म्स for age related wear and tear affecting the spinal disc in the neck। यानी कि आपको ये एज रिलेटेड हम हो सकती है ये, और आपकी जो नेक के अंदर अगर कोई डिस्क में कोई प्रॉब्लम हो गई है तो उसकी वजह से आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो सकता है। एज द डिस्क डिहाइड्रेट एंड श्रिंक, आपकी डिस्क जो है वो डिहाइड्रेट हो सकती है और श्रिंक कर सकती है। साइन ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, उसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। दैट डेवलप इंक्लूडिंग बोन स्पर्स, और जब ये ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है तो आपको बोन का स्पर निकल सकता है, यानी कि उसको जिसको हम बोन ग्रोथ बोलते हैं, एक्चुअली उसका नाम है बोन स्पर, वहां पर हो सकता है स्पर। ज्यादातर पीपल पे कोई सिम्टम नहीं होते हैं, यानी कि मोस्ट ऑफ द पीपल हैज नो सिम्टम्स। व्हेन सिम्टम्स डू अकर दे टिपिकली इंक्लूड पेन एंड स्टिफनेस इन द नेक। जब जो भी सिम्टम इसमें आते हैं तो हमें क्या होता है, अपनी नेक रीजन में यानी सर्वाइकल रीजन में पेन होता है, स्टिफनेस होती है नेक के अंदर। समटाइम इट रिजल्टिंग नैरोइंग ऑफ द स्पेस नीडेड बाय द स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व रूट दैट पास थ्रू द स्पाइन टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। जो कि वहां पर हमने बात करी थी कि जो पिंच नर्व हो गई है तो वहां पर आपकी जो है स्पाइनल कॉर्ड थोड़ी वहां पे नैरो हो जाती है। इफ द स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स रूट बिकम्स पिंच्ड यू माइट एक्सपीरियंस ट्रिंगलिंग नमनेस, ट्रिंगलिंग आपको महसूस हो सकती है, नमनेस, वीकनेस इन योर आर्म्स, हैंड्स, लेग्स और फीट, आपके पैरों में भी इसकी वीकनेस हो सकती है। आपको कोऑर्डिनेशन यानी कि लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो सकता है, चलने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि डिफिकल्टी इन वॉकिंग हो सकती है। आपको लॉस ऑफ ब्लडर, जो आपका जो ब्लडर है उसमें भी कुछ कंट्रोलिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, या बाउल कंट्रोल में भी आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हम स्पॉन्डिलोसिस की बात कर रहे हैं तो इसमें डिहाइड्रेटेड डिस्क, कॉज क्या है उसके, डिहाइड्रेटेड डिस्क जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, हर्निएटेड डिस्क, बोन स्पर और स्टिफ लिगामेंट, इसकी वजह से हमें जो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो सकता है। रिस्क फैक्टर इसमें क्या क्या है, एज रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, हमारा ऑक्यूपेशन ऐसा है जिसकी वजह से हो सकती है, नेक में कोई इंजरी हो गई है उसकी वजह से हो सकती है, या जेनेटिक फैक्टर हमारे पास कोई है, या स्मोकिंग हम करते हैं तो हमें ये सब हो सकता है। ये रेफरल पैटर्न है, जैसे सर्वाइकल जब फैसेट जॉइंट में कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको रेफर्स पेन कहाँ कहाँ आएगा उसके बारे में मैंने बताने की कोशिश की है। जैसे कि अगर आपको टेम्पोरल रीजन में पेन आ रहा है तो ये सर्वाइकल 2 की वजह से ऐसा हो रहा है, यानी सर्वाइकल 2 में अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको सर्वाइकल वर्टिब्रा 2 में अगर कोई प्रॉब्लम है, C2 में, तो आपको यहाँ पेन आएगा। अगर C3 में है तो आपको नेक रीजन और आपके जॉ रीजन में पेन आएगा। अगर C4 है तो आपको ये क्लेविकल रीजन में आपको पेन आएगा, ये शोल्डर में। इसके बाद C5 में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको ये शोल्डर का जो आगे का पोर्शन है इसमें आपको पेन आना शुरू हो जाएगा। देन फिर ये C6 का एरिया है, C7 एंड C8, C7 और C8 मिड और बैक साइड का पोर्शन है।
इसको थोड़ा और एक और पिक्चर से हम देखने की कोशिश करते हैं। आगे का और पीछे का भाग हमने दिखाया है। सर्वाइकल फैसेट ज्वाइंट पेन रेफरल पैटर्न्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे कि C4 नेक रीजन, C5 हमारा आगे का शोल्डर का, हम ये आगे की बात कर रहे हैं तो आगे का पोर्शन, C6 हमारा जो थंब रीजन है, थंब ये C6 है, C7 जो है हमारा इंडेक्स और मिडिल फिंगर, और C8 है हमारा स्मॉल फिंगर और रिंग फिंगर में पेन आएगा, है ना। ये जो आपका जो हार्ट मेरिडियन की तरफ जो पेन दिखाई दे रहा है, ये थोरेसिक 1 का हमारा पेन होता है। ऐसे ही हम बैक रीजन में चल रहे हैं। अगर बैक अगर हम देते हैं अपने, तो C2 हमने बताया था कि वो आपका, वो C1 जो है ऊपर का एरिया, C2 ऊपर का एरिया, C3 हमारा जो है ये टेम्पोरल रीजन के नीचे, C4 नेक, C5 भी नेक जिसमें ये आगे चला गया, C6 जो है हमारा ये ब्लू कलर से जो दिखाया गया दैट इज C6 एरिया, देन C7 जो ग्रीन कलर से दिखाया गया, और C8 जो है हमारा जो येलो कलर से दिखाया गया है। तो ये हमारा कुछ एरिया है जो रेफरल पेन हमारा वहाँ पे आ सकता है। एक और फिंगर से मैंने इसको बताने की कोशिश की है, एक और पिक्चर से, ये भी रेफरल पेन के बारे में बात करी, जैसे C2 C3 का एरिया, C4 C5 का एरिया, C6 C7 शोल्डर ब्लेड में आता है पेन, C5 C6 हमारा शोल्डर में, और C3 C4 हमारा ये आगे का नेक का रीजन है। तो ये मैंने कुछ पिक्चर्स ली है जो रेफरल पेन की वजह से हम इससे ये जान सकते हैं कि हमारी किस वर्टिब्रा में हमें पेन मतलब प्रॉब्लम होगी, जिसकी वजह से ये पेन रेफर कर रहा है। रेफरल पेन उसे बोलते हैं जैसे कि पेन तो कहीं और हो रहा है और उसका कॉज कुछ और होता है, उसको हम रेफर्ड पेन बोलते हैं। यानी कि अगर किसी सर्वाइकल वर्टिब्रा में कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसकी वजह से रेफर्ड पेन आ रहा है, तो हम उसके लिए जहाँ पर पेन आ रहा है उसको हम रेफर्ड पेन बोलते हैं। एक्चुअली वहाँ पे शोल्डर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम शोल्डर का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, हम उस सर्वाइकल रीजन का हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो ये अभी भी मैंने एलोपैथिक के एस्पेक्ट से आपको बताना शुरू किया। अब थोड़ा सा हम अपने को जान ले कि हम एक्चुअली हमें करना क्या है। ये मैंने आपको चक्रास के बारे में बताया था कि ये हमारे जो बॉडी के चक्रास होते हैं, दैट इज द रूट चक्रास, यानी जिसको हम कॉसेक्स बोलते हैं, यानी कोल्डनेस को हम बोलते हैं एनर्जी में, कोल्डनेस चक्रा है। सैक्रम चक्रास को हम ड्राइनेस चक्रा बोलते हैं, है ना। लंबर ह्यूमिडिटी के लिए, थोरेसिक रीजन जो है विंड के लिए, सर्वाइकल रीजन इज अ हीट, एंड ब्रेन रीजन इज अ हॉटनेस। ये हमारा विंड जो हीट हॉटनेस के हमारा जो है ये डायफ्राम से ऊपर के चक्रा हो गए, विंड हीट हॉटनेस, और नीचे के हमारा लंबर का हो गया ये ह्यूमिडिटी ड्राइनेस एंड कोल्डनेस के नीचे के चक्रा हो गए। इसके बारे में हमें किसने बताया था? डॉक्टर पार्क ने ये चक्रा की लोकेशन हमें बताई थी। डॉक्टर पार्क जेवू जो हुए हैं उन्होंने हमें ये चक्रास की लोकेशन बताई थी, उसके बाद द्वारा मैं ये बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब ये हम सर्वाइकल रीजन की हम बात करें तो सर्वाइकल रीजन कौन सा हुआ, कौन सा चक्रा हुआ? वहां पर हीट चक्रा हुआ, यानी कौन सा चक्रा हुआ हमारा? हीट चक्रा हमारा सर्वाइकल रीजन पे हुआ। तो थोड़ा और पढ़ते हैं। अगर मैं सर्वाइकल का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, तो अब मैं उसको दो भागों में डिवाइड करूंगा, एक एक्सिस कंडीशन में और एक डेफिशिएंट कंडीशन में। सर्वाइकल का जो ट्रीटमेंट करने के लिए मैं उसको दो भागों में डिवाइड करूंगा, एक एक्सिस कंडीशन, एक डेफिशिएंट कंडीशन। तो पहले मैं एक्सिस कंडीशन की बात करता हूं। उससे जानने के लिए हमने पहले पढ़ा कि डॉक्टर पार्क ने जो हमें बताया है, प्रोफेसर पार्क हैड एक्सप्लेन्ड सर्वाइकल रीजन इज हीट चक्रा। इसके साथ ऑर्गन कौन से रिलेटेड होते हैं हीट चक्रास में? ऑर्गन रिलेटेड टू हार्ट, सॉरी हीट और फायर से एलिमेंट से रिलेटेड ऑर्गन होगा वहां पे, जिसमें हम हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन वहां पर लेके आते हैं। यानी कि हीट से रिलेटेड जो चक्रास है वो हीट चक्रा उसको बोल सकते हैं, या फायर एलिमेंट हम उसको बोल सकते हैं, और उसमें हमारे ऑर्गन जो है हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन वहां पर ऑर्गन आते हैं। तो अगर हम अभी सर्वाइकल रीजन की बात कर रहे हैं और हीट की हम बात करना चाह रहे हैं, तो एज पर ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन द हीट इन एनी ऑर्गन, वी कैन से व्हेन हीट इंक्रीज इन एनी ऑर्गन it affect the heat, it affect the heart, it became weak, causes cervical problem। यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी मैं ट्रेडिशनल चाइनीज मेथड के हिसाब से मैं अपने विचार आपको प्रकट कर रहा हूँ, मैं किसी से कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन की कोई कॉन्ट्राडिक्टरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने विचार आपसे शेयर कर रहा हूँ, और ये जो है जिससे मैं ट्रीटमेंट करता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हीट चक्रा है, और सर्वाइकल रीजन जो है हीट से बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। हीट कौन सी? हीट ज्यादातर कौन सी होती है हमारी बॉडी में? स्टोमक में फायर हो सकती है, लीवर हीट भी हो सकती है, लीवर में हीट राइजिंग अपवर्ड हो सकता है, या हार्ट फायर ब्लेजिंग। ये तीन प्रकार की हीट मेरी बॉडी में हो सकती है, जिसकी वजह से
मेरा सर्वाइकल रीजन जो है अफेक्टेड हो जाएगा, और वहां पर एक्चुअली हार्ट, वहां पर क्या चीज होती है, जो उस चक्रास में कौन से ऑर्गन होता है, हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन वहां पर हमारी होती है, तो वो उससे प्रभावित हो जाती है, यानी कि वो वीक हो जाता है। मैं दोबारा बताने की कोशिश करता हूं। एज पर ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, द हीट in any organ, we can say when heat increase in any organ, it affects the heart, it becomes weak, causes cervical problems। यानी कि जब आपका हार्ट वीक हो जाएगा तो आपको सर्वाइकल प्रॉब्लम हो सकती है। तो हीट मैंने आपको बताई, 3 प्रकार की हीट है, स्टोमक फायर, लिवर हीट राइजिंग अपवर्ड एंड हार्ट फायर ब्लेजिंग। इसकी वजह से आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो सकता है। हीट क्या करते हैं, हीट डिफॉर्म द सर्वाइकल वर्टिब्रा। हीट, जब ज्यादा हीट आपकी बॉडी में होगी तो वो आपको सर्वाइकल वर्टिब्रा को डिफॉर्म कर सकती है एंड कॉजेज सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, और उसकी वजह से आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो सकता है। ठीक है ना। मैं आपको आज कॉज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किस कारण से होता है। अभी आपने एलोपैथिक की दृष्टि से समझा था कि ये होगा वो होगा, यानी कि कोई सी वर्टिब्रा में प्रॉब्लम होगी, तो मैं आज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किस वजह से वो प्रॉब्लम हो रही है, हमें उस वजह का ट्रीटमेंट करना होता है। एज आई डिस्कस्ड बिफोर, मैं पहले एक बार डिस्कशन कर चुका हूं, या नहीं करा तो आप आज समझ लीजिए, जो लोगों को पता है तो उनको पता है कि आपको जो जितने भी प्रोलैप्सिस होते हैं, जैसे कि हम यूट्रस प्रोलैप्स की बात करते हैं, हर्निया की हम बात करते हैं, उन सब क्यों होते हैं, वो जो हमारा जो एक स्प्लीन जो होती है, स्प्लीन हमारी ऑर्गन जो होता है, वो हमारे शरीर में हर चीज को होल्डिंग कैपेसिटी, उसकी एनर्जी कौन सी होल्डिंग एनर्जी होती है, तो होल्डिंग और रेजिंग एनर्जी से वो हर एक को अपने स्थान पे, जो भी ऑर्गन है उसको अपने स्थान पे रखने की कोशिश करती है। अगर आपकी स्प्लीन वीक होगी तो उसकी वजह से आपको प्रोलैप्सिस होने शुरू हो जाएंगे मतलब आपको प्रोलैप्स, तो डिस्क जो प्रोलैप्स होता है यहाँ हम बात कर रहे हैं, जो डिस्क प्रोलैप्स होता है उसका भी कॉज स्प्लीन डेफिशिएंसी होता है। लेकिन मैंने अभी बात करी है तो हीट चक्र है तो हीट की वजह से होता है। तो स्प्लीन का जो पेयर ऑर्गन है वो कौन सा है, स्टोमक है। स्प्लीन का जो पेयर ऑर्गन है वो कौन सा है, स्टोमक है। तो स्टोमक में जब, यानी कि वो एलिमेंट है, 5 एलिमेंट में हम एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं, अर्थ एलिमेंट की। अर्थ एलिमेंट में 2 ऑर्गन होते हैं, एक स्टोमक होता है और एक स्प्लीन होता है। जब स्टोमक एक्सिस होगा, यानी कि हीट होगी स्टोमक में, तो स्प्लीन आपकी डेफिशिएंट हो जाएगी। जब स्टोमक एक्सिस होगा, जब स्टोमक में हीट हो जाएगी तो आपकी स्प्लीन जो है डेफिशिएंट हो सकती है, और जिसकी वजह से प्रोलैप्सिस हो सकते हैं। तो अभी आपको ट्रीटमेंट कहाँ करना है, हमें स्प्लीन का ट्रीटमेंट नहीं करना है, हमें ट्रीटमेंट किसका करना है, हमें ट्रीटमेंट करना है स्टोमक का। When this heat drying the fluid, जब आपकी जो हीट जो है आपके जो बॉडी फ्लूइड्स को ड्राइंग कर देगी, जिसको हम डिहाइड्रेट बोलते हैं, तो इसको हम इट्स कॉल्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो यानी कि फिर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाएगा। और में कॉज पर और उसकी वजह से आपकी हड्डी जो है ग्रोथ हो जाएगी। हड्डी ग्रोथ नहीं होती है एक्चुअल में, जब आपको स्टोमक में हीट ज़्यादा बढ़ी रहेगी, जब आपको स्टोमक में हीट बढ़ी रहती है तो उससे आपको कैल्शियम डेफिशिएंट हो जाता है। कैल्शियम कैसे डेफिशिएंट हो जाता है वो मेरे फिर किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जब भी आपको स्टोमक में हीट बढ़ी हुई होगी तो आपका जो बॉडी जो है, स्टोमक में हीट होगी तो आपको ब्लड में भी हीट चली जाएगी, और ब्लड जो है वो आपको एक ऐसा होता है, मतलब वो अपनी पीएच वैल्यू को मेंटेन करके रखता है, यानी कि जो उसकी पीएच है उसको मेंटेन करके रखता है। तो वो क्या करता है, आपकी बॉडी में जो कैल्शियम जो होता है बोन्स के अंदर में, बोन्स के अंदर से कैल्शियम को वो एब्जॉर्ब कर लेता है ब्लड, और जिससे अपनी वो कंसंट्रेशन पीएच तो वो बैलेंस कर लेता है। यानी कि जब भी ब्लड में हीट जाएगी तो वो अपना जो अपनी हीट को बैलेंस करने के लिए वो कैल्शियम को बोन में से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो स्टोमक हीट की वजह से वो ब्लड में हीट गई, और उसकी वजह से आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई, और जब आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी तो आपको जो है बोन जो है थोड़ी वो दब जाएगी, यानी कि बोन जो है थोड़ी वो श्रिंक कर जाएगी, और उसकी वजह से आपको थोड़ी सी बोन ग्रोथ दिखाई देगी। एक्चुअली कोई ग्रोथ नहीं होती है, वो आपकी जो है जब बोन डिफॉर्म हो जाती है तो उसकी वजह से वो आपको स्पर हो जाता है। तो मैं कहता हूं व्हेन दिस हीट ड्राइंग द फ्लूइड्स, जिसको हम डिहाइड्रेट बोलते हैं, इट्स कॉल्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस और मे कॉज स्पर। ट्रीटमेंट इज मोस्टली 80% ऑफ द केसेस इज स्टोमक हीट। मैं इसका ट्रीटमेंट मतलब 80% ऑफ द केसेस जो उसके होते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के, उसमें हम जो है ट्रीटमेंट हम स्टोमक हीट का प्रीफर करते हैं, यानी ज्यादातर यही होता है। तो उसमें हम क्या करेंगे, अब मैंने आपको बताया था कि स्प्लीन वीक होती है, तो मैं sp4 को टोन करूंगा पहले। जब स्प्लीन वीक है तो ये क्या है, sp4 क्या है, ये हमारा जो कॉन्सेप्ट जो चैंगमो वेसल है उसका एक पॉइंट है sp4, इसको मैं टोन करूंगा।
P6 को सिडेट करूंगा, जो P6 मेरा स्टोमक फायर के अंदर जो है, ये प्रोटोकॉल के अंदर है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, SP6, CV13, CV12, स्टोमक 21, स्टोमक 44, स्टोमक 45 को, इनको मैं सिडेट कर दूंगा। ठीक है ना। इनको सिडेट करने के बाद फिर मैं बाद में आपको जो है सिडेट ST40, ये ल्यू कनेक्टिंग पॉइंट है, इसको मैं सिडेट करूंगा तो मेरा SP4 और ST40 से भी बैलेंस हो जाएगा, SP4 P6 से भी मेरा बैलेंस हो जाएगा, और मेरी स्टोमक हीट भी कम हो जाएगी। यानी कि ये स्टोमक हीट मेरी स्प्लीन में ट्रांसफर हो जाएगी, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। और स्प्लीन में ट्रांसफर हो जाएगी तो आपको जो भी हर्निएटेड डिस्क हुआ है, आपको डिस्क बल्जिंग हुआ है, वो सब आपको उससे ठीक होने वाला है। क्लियर है मेरी बात। तो मैं ट्रीटमेंट करूंगा स्टोमक हीट का अपने सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए। दूसरा ट्रीटमेंट हम बात करते हैं 10% ऑफ द केसेस में जो है लिवर हीट राइजिंग अपवर्ड हो सकता है, सिर्फ 10% ऑफ द केसेस में, जिसमें मैं प्रोटोकॉल लगाऊंगा लिवर 2, लिवर 3, गॉल ब्लैडर 13, गॉल ब्लैडर 20, UB18, UB19 को मैं सिडेट करूंगा, LU5 और लिवर 8 को मैं टोन करूंगा। ये प्रोटोकॉल जो है पैटर्न में से लिए हैं, लिवर हीट राइजिंग अपवर्ड जो पैटर्न है उसमें से मैंने ये प्रोटोकॉल लिया हुआ है। उसके अलावा 10% ऑफ द केसेस में हम जो है हार्ट फायर ब्लेजिंग भी उसका कॉज हो सकता है। उसका जो प्रोटोकॉल है H7, हार्ट 7, H8 और H9, CV15 को मैं सिडेट करूंगा, और SP6 और K6 को मैं टोन करूंगा। तो ये 3 कॉज हैं एक्सिस कंडीशन में, जो मैंने आपको बताया कि 3 कॉज हैं जिसकी वजह से डिस्क बल्ज, हर्निएटेड डिस्क आपको हो सकती है सर्वाइकल रीजन में, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। इसके अलावा और भी एक्सिस कंडीशन की हम बात करें अगर, ये मैंने आपको बताया वेंटिलेशन, जबकि कोई घर बनाता है, जब घर बनाता है तो उसमें जो आपका जो सेप्टिक टैंक वगैरह जो होता है, यानी कि जो आपका WBC होती है, उसमें जो है अगर उसमें कुछ गैसेस होते हैं उसके लिए हमें वेंटिलेशन बनाना होता है। क्लियर है। वी ऑल नो व्हेन दे आर एक्सिस हीट वी नीड वेंटिलेशन। जब भी कहीं पे भी एक्सिस हीट होती है तो आपको वहां पे वेंटिलेशन चाहिए होता है आप अपनी लाइफ को सेव करने के लिए। द वेंटिलेशन इज आवर बॉडी इज लार्ज इंटेस्टाइन। हमारी बॉडी का जो वेंटिलेशन है वो लार्ज इंटेस्टाइन है। हम बोल सकते हैं कि हमारा माउथ जो है वो जो फूड पाइप है वो भी वेंटिलेशन है। एक्चुअली वो फूड खाने के लिए है, लेकिन जो वेंट पाइप है हमारा वो लार्ज इंटेस्टाइन होता है। एनस होल जो है वहीं से हमारी गैसेस पास होनी चाहिए, है ना। तो द वेंटिलेशन इन अवर बॉडी इज लार्ज इंटेस्टाइन। वी नीड टू रिमूव हॉटनेस। जब भी कभी हीट होगी तो उसमें हॉटनेस भी हो जाएगी। हम अभी हीट की बात करी थी, जैसे मैंने अभी स्टोमक हीट की बात करी, लार्ज इंटेस्टाइन लिवर हीट की बात करी, या हार्ट फायर ब्लेजिंग की बात करी, मगर मैंने वो जब भी उस ट्रीटमेंट को मैं करूंगा और उसको वेंटिलेशन नहीं दूंगा, मैं अगर उस ट्रीटमेंट को मैं वेंटिलेशन नहीं दूंगा तो मेरे को क्या होगा, मेरे वो हीट अंदर ही जो है मुझे प्रॉब्लम करती रहेगी, मुझे हार्ट बर्न वगैरह कुछ ना कुछ क्रिएट करती रहेगी। तो मुझे यहाँ पर मुझे वेंटिलेशन का ट्रीटमेंट साथ में देना होता है, जिसमें मुझे देना होगा लार्ज इंटेस्टाइन हॉटनेस। यानी कि मैं बताना चाहता द वेंटिलेशन इन अवर बॉडी इज लार्ज इंटेस्टाइन, we need to remove hotness, so we select large intestine hotness points for ventilation hotness। तो जो वेंटिलेट हॉटनेस, यानी कि जो भी हीट की वजह से जो भी हॉटनेस बॉडी में बढ़ जाती है उसको वेंटिलेट करने के लिए मुझे LI हॉटनेस का ट्रीटमेंट करना पड़ता है। क्लियर है। तो LI हॉटनेस का जो पॉइंट है वो है LI2, LI11, स्टोमक 37, स्टोमक 44 को सिडेट करूंगा, CV6, K6, CV4 एंड CV12 को मैं टोन करूंगा। ये मेरा क्या होगा, जो भी मैंने हीट कम, जो भी अपनी बॉडी से जैसे स्टोमक हीट का ट्रीटमेंट लगाया, उसके बाद मैं इस ट्रीटमेंट को लगाऊंगा। ये ट्रीटमेंट मैं ऐसा कर सकता हूँ कि सप्ताह में 2 बार, यानी वीक में 2 टाइम्स इसको लगा सकता हूँ, या मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि मॉर्निंग में वो और इवनिंग में मैं वेंटिलेशन पॉइंट लगाऊं, जिससे कि मेरा सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस ठीक हो जाए। क्लियर है। उसके बाद और मैं आगे चलता हूं। आपने देखा होगा कि आप लॉस ऑफ सर्वाइकल लॉर्डोसिस लिखा आएगा आपकी रिपोर्ट में, लॉस ऑफ सर्वाइकल लॉर्डोसिस। हमारा ये जो सर्वाइकल जो कर्व है उसको हम लॉर्डोटिक कर्व बोलते हैं। जो सर्वाइकल कर्व है उसको हम लॉर्डोटिक कर्व बोलते हैं। अगर उसमें कुछ कर्व में कोई चेंज हो गया तो हम उसको कर्व, आपका जो जितना शेप होनी चाहिए थी उसमें कुछ चेंजिंग हो गई है तो उसको हम बोलते हैं लॉस ऑफ सर्वाइकल लॉर्डोसिस। ठीक है ना। तो अब उसको मुझे बैलेंस करना है। सर्वाइकल लॉर्डोसिस इज इम्बैलेंस बिटवीन यिन एंड यांग वेसल्स। अब आप देखोगे कि सीवी चैनल मेरा आगे की तरफ होता है सेंटर में, और गवर्निंग वेसल चैनल मेरा बिल्कुल बैक में होता है। अगर मैं उन दोनों में आपस में सीवी और जीवी में मिलकर एक सर्किल पूरा होता है, एक एनर्जी का एक सर्किल पूरा होता है। अगर मेरा उस सर्किल में कोई प्रॉब्लम होगी, अगर मेरा वो सर्किल ठीक नहीं होगा, सीवी और जीवी का सर्किल ठीक नहीं होगा, तो मेरा लंबर लॉर्डोसिस या सर्वाइकल लॉर्डोसिस हो सकता है।
तो मैं यहाँ पर मुझे क्या ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, कंसप्शन वेसल का ट्रीटमेंट यानी कि Lu7K6, गवर्निंग वेसल का ट्रीटमेंट यानी कि Si3Ub62, इसके ल्यू कनेक्टिंग पॉइंट है Cv15 और गवर्निंग वेसल 1 इसके ल्यू कनेक्टिंग पॉइंट है। मैं इन पॉइंट की एनर्जी निकाल के यानी कि इन्फ्लुएंस निकाल के मैं ट्रीटमेंट करूंगा, है, तो जिससे कि मेरा सर्वाइकल लॉर्डोसिस, मेरा जो लॉर्डोटिक कर्व है वो बैलेंस हो जाएगा और ठीक हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि मुझे लॉस ऑफ सर्वाइकल लॉर्डोसिस मुझे ठीक करना है, तो मैं कंसेप्शन वेसल और गवर्निंग वेसल को बैलेंस करने की कोशिश करूंगा। एक और मैं आपको बताना चाहूंगा, सम टाइम वी फील पेन इन ऑक्सीपिटल एरिया। कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे ऑक्सीपिटल एरिया में बहुत पेन होता है और मुझे वो ऐसा लगता है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हुआ है। इफ द पेन इज रिलीज बाय द प्रेसिंग द गवर्निंग 26, गवर्निंग वेसल 26 को दबाने से अगर ये पेन थोड़ा कम हो जाता है, आप चेकिंग करें इसकी, गवर्निंग वेसल 26 को दबा के देखें, अगर इससे वो सर्वाइकल पेन थोड़ा कम हो जाता है, then it means there are excess energy in the occipital area and the energy are not moving freely governing vessel to CV vessel। यानी कि गवर्निंग वेसल की जो एनर्जी है सीवी वेसल में वो फ्रीली मूव नहीं कर रही है, जिसकी वजह से आपको ऑक्सीपिटल एरिया में जो है वो हैवीनेस हो गई है, पीछे की तरफ हैवीनेस हो गई है, तो आपको वो नहीं मूव कर रही है। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, गवर्निंग वेसल 26 पॉइंट को यहाँ पर फिर हमें दबाना होगा और फिर हमें Lu7K6 कंसप्शन वेसल, Si3Ub62 गवर्निंग वेसल्स और Cv15 एंड गवर्निंग वेसल 1 और गवर्निंग वेसल 26 को भी यहाँ पे ऐड करेंगे, जिससे मुझे लगाएंगे तो मुझे ये ऑक्सीपिटल में एरिया में जो भी हैवीनेस है, भारीपन है, वो आपका रिलीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट एक और मैं आपको बताना चाहूंगा, इफ यू फील हैवीनेस इन द हेड, अगर मेरे को सिर में बहुत भारीपन है, समटाइम वी फील्स रनिंग नोज, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे नाक में से या मेरी आंखों में से पानी ज्यादा आ रहा है, यानी वाटरी नोज है, वाटरी आईज मेरी हो रही है, एंड पेन इज रिड्यूस बाय प्रेसिंग गवर्निंग वेसल 26, और गवर्निंग वेसल 26 को दबाने से थोड़ा सा पेन में मुझे रिलीफ आता है, दैट टाइप ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस इज आई ट्रीटेड बाय फिल्म मिस्टिंग द हार्ट। इसमें क्या होता है, फिल्म मिस्टिंग द जो हार्ट होता है उसमें क्या होता है कि आपके ब्रेन में बहुत मिस्टिंग हो जाती है, जिसकी वजह से आपको बैक पोर्शन में यानी कि सर्वाइकल रीजन में आपको बहुत हैवीनेस हो जाती है। तो हमें वो हैवीनेस निकालने के लिए मुझे फिल्म मिस्टिंग द हार्ट का ट्रीटमेंट करना होता है, जिसमें H5, P6, गवर्निंग वेसल 26, स्टोमक 40, UB15 को मैं सेडेट करूंगा और CV12 और UB20 को मैं टोन करूंगा। तो ये मेरे एक्सिस कंडीशन का एक और ट्रीटमेंट हुआ। इसके बाद मुझे अभी मैंने जो आपसे बात करी ये सब एक्सिस कंडीशन का सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस का ट्रीटमेंट था। इसके बाद मुझे डेफिशिएंट कंडीशन पे जाना है। अब ये मैं फिर बता रहा हूं कि ये क्या है, सर्वाइकल रीजन इज द हीट मतलब द हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, हीट चक्र है, तो द हीट एलिमेंट ऑर्गन इज हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। इफ हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन इज डेफिशिएंट इट कॉजेज पुअर ब्लड प्रोडक्शन एंड मे कॉज, यानी कि अगर आपका हार्ट डेफिशिएंट होगा तो आपको ब्लड का प्रोडक्शन कम होगा, जब ब्लड का प्रोडक्शन कम होगा तो आपको हीमोग्लोबिन आपको कम हो जाएगा बॉडी के अंदर, तो आपको पहले आपको ब्लड की डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट करना होता है। यानी कि किसी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में जब आपको हीमोग्लोबिन कम है आपका, तो आपको ब्लड डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कम हो जाएगा। जैसे कि स्प्लीन की डेफिशिएंसी और हार्ट की डेफिशिएंसी दोनों का जब हम ट्रीटमेंट साथ में करते हैं तो हमारा ब्लड की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, ब्लड बनना शुरू हो जाता है ना। कैसे बनना शुरू होता है उसके लिए थोड़ा सा आपको हाउ टू डायग्नोज जिसने करा है उसको समझ में आ रहा होगा, नहीं है तो हाउ टू डायग्नोज का कोर्स आपको करना चाहिए। जैसे SP3, SP6, CV12, स्टोमक 36, UB20, UB21 को हम टोन करेंगे, P6, H5, CV6, CV17 और UB15 को हम टोन करेंगे। इन दोनों पॉइंट को टोन करने से, हार्ट को और स्प्लीन को टोन करने से हमारा ब्लड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। फिर एक और कारण है कि जैसे कि आपको हार्ट में ब्लड की डेफिशिएंसी है, सिम्टम हम हाउ टू डायग्नोज से सीखेंगे। सिम्टम कौन से हैं, जैसे देर में सोने की आदत होती है और देर में उठने की आदत होती है, इसको हम बोलते हैं 1 to 11, रात को 1 बजे सोता है और सुबह 11 बजे सो के उठता है, ये हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी का सिम्टम है। अगर ऐसे सिम्टम हैं, नहीं भी हैं, तो आपको सर्वाइकल रीजन में पेन आ रहा है तो आप क्या करोगे, आप सर्वाइकल रीजन पे मसाज करके देखोगे। आप कोई भी हाथ से या कोई मसाजर से अगर सर्वाइकल रीजन पे मसाज करते हो तो आपको आराम मिल जाता है, यानी मसाज करने से जब आपको आराम मिल रहा है तो ये डेफिशिएंट कंडीशन का है। यानी कि आपको जो ब्रेन, इसमें क्या होगा कि आपको थोड़े चक्कर से भी आएंगे, आपको थोड़ा वीकनेस फीलिंग भी होगी, है ना, आपको नींद जो है देर में आएगी रात को, ये सिम्टम साथ में होंगे। तो आपको हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट लगाना है और इसमें आपको P6, CV4, CV14, CV15, हार्ट 7,
UB17, UB20 इन पॉइंट को मुझे टोन करना होगा। ऐसे मैंने बहुत सारे पेशेंट देखे हैं जो मेरे पास आते हैं कि मेरे से हाथ से उठाने से मुझे कोई काम नहीं होता है, हाथ में दर्द है, जो जो बात करते हैं। मेरे पे एक डेंटिस्ट डॉक्टर भी आई थी, तो उनका ये था कि उनको जो ज़्यादा देर तक जब कुछ काम करना पड़ता था तो वो उनके हाथ थक जाते थे, तो है ना। तो उस वक्त उनका तो वो डॉक्टर तो इसलिए आए थे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, उसकी वजह से ट्रीटमेंट दें। तो मैंने हार्ड ब्लड डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट उनको दिया था और वो कुछ ही दिन में ठीक हो गया था। तो वो कार्य जो आपको करने से थकावट जल्दी हो जाती है, कोई काम ज़्यादा देर नहीं कर पाते हैं और आपको हाथों में दर्द आ जाता है, गर्दन में दर्द आ जाता है, तो वहाँ पर हमें हार्ड ब्लड डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट करना चाहिए। हार्ड ब्लड डेफिशिएंसी में थोड़े शाम के समय हमें चक्कर की फीलिंग होती है। लीवर ब्लड डेफिशिएंसी भी हो सकती है। लीवर ब्लड डेफिशिएंसी में क्या होता है कि हमें जब सुबह सो के उठते हैं तो हमें एकदम सो के उठते एकदम चक्कर आते हैं और थोड़ी देर हमें बैठे रहना पड़ता है, उसके बाद हम मूवमेंट करते हैं। यानी कि उस वक्त हमारा ब्लड प्रेशर डाउन होता है, कम होता है, और वो जब हम एकदम से जब सो के उठते हैं तो वो ब्लड प्रेशर हमारा ड्रॉप कर जाता है, यानी कि जो ब्रेन में ब्लड जा रहा है वो ड्रॉप कर जाता है, जिससे कि हमें चक्कर आते हैं। तो जब ऐसे आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो जिसमें सुबह उठने में हमें चक्कर आते हैं, तो हमें लीवर ब्लड डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट करना चाहिए, जिसमें P6, SP6, स्टोमक 36, सर्वाइकल CV4, CV8, लीवर 8, UB17, UB18, UB20, UB23, इन सब पॉइंटों को मुझे टोन करना है। तो ये मैंने आपको डेफिशिएंट कंडीशन के एक जगह लिख के बताए, यानी कि टोटल ब्लड डेफिशिएंसी हो सकती है, हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी हो सकती है, या लीवर ब्लड डेफिशिएंसी हो सकती है, जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में हमारे को ट्रीट करनी पड़ती है। फिर एक नोट जो मुझे आपको बताना था, द ट्रीटमेंट ऑफ राइट मेगा मेरिडियन, जो मैंने आपको कल वाले एपिसोड में बताया था कि राइट मेगा मेरिडियन में, परसों वाले एपिसोड में बताया था कि राइट मेगा मेरिडियन का हमें ट्रीटमेंट करना है। वो मैं किसी भी स्पाइनल प्रॉब्लम के लिए उस पॉइंट को मैं ट्रीट कर सकता हूँ। मैं राइट हैंड पे जो रिस्ट पे है, जो ये रिस्ट है मैंने आपको बताया, तो जो रिस्ट राइट हैंड पे जो रिस्ट है उसके पॉइंटों को मैं चेक करूंगा और वहाँ पर चक्रा मैग्नेट लगाऊंगा। यानी कि ये एक मेरा जनरल ट्रीटमेंट है, राइट मेगा मेरिडियन के सारे पॉइंटों पे लगाऊंगा। ये नहीं कि आपको सर्वाइकल पे लगाना है खाली, आपको 10 के 10 पॉइंटों पे ट्रीटमेंट करना है, जिससे कि आपको क्या होगा कि आपकी पूरी स्पाइन जो है वो कवर हो जाएगी। तो आज का मेरा टॉपिक इतना ही था। मैं कोई भी आपको स्टोरी इसमें नहीं समझा रहा हूँ, यानी कि मेरा टॉपिक जब शुरू होता है तब से कंटेंट है और जब खत्म होता है तब तक कंटेंट है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।